आवाज आ रही है सभी को? मालिक, सभी को आवाज आ रही है कि एक बार बताना। इज माई वॉइस क्लियर? सर, सीए इंटर अमेंडमेंट की वीडियो कब तक आएगी? नालायक लड़के, जा करके देख, ऑलरेडी अपडेटेड है। चलो जी, सब लोग जुड़ जाओ फटाफट, जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हैं, जिंदगी का सबसे अच्छा लेक्चर करने वाले हो शायद। इफ एवरीवन इज कनेक्टेड प्लीज लेट मी नो। ऑडिबल भी है सर, विजिबल भी है, बहुत बढ़िया बात है। आप सभी को सबसे पहले तो प्रणाम। जितने भी बच्चे हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने इसके नोट्स डाले हैं, तो प्लीज आप देख सकते हैं। वैसे आज नोट्स का काम नहीं भी है, सो नहीं रखोगे तो भी चलेगा, राइट? अच्छा, तो जितने भी बच्चे यहां पे आ गए हैं और जितने भी बच्चे यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या लग रहा है, आज पढ़ने की इच्छा हो रही है क्या? आज पढ़ने की इच्छा हो रही है क्या तुम लोगों को? जल्दी से बताओ, क्या आज तुम्हें पढ़ने की इच्छा हो रही है? सर कैसी बातें कर रहे हो? पहले लेक्चर में ऐसा कौन पूछता है सर पढ़ने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है? चले जी, ओके। सो चालू करेंगे। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके होंगे, नहीं आए होंगे तो अपने दोस्तों को फटाफट भेजो, बोला भाई जल्दी से आ, जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेक्चर शुरू होने वाला है। जल्दी से आ जा, बोलना जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेक्चर शुरू होने वाला है, तो जल्दी से आ। सर नवंबर 21 वाले भी देख लेगा, इतने नालायक लोग हैं ये लोग, भी आ गए ये लोग, और डेंजर लोग हैं। चलो सो मैं स्टार्ट करता हूं, आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कुछ चीजें बता दूं, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी जो आपका डेमो हो रहा है, ये डायरेक्ट एक्सेस का डेमो हो रहा है, और जीएसटी का डेमो जो होगा वो 6:30 बजे होगा। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सेस मैं पढ़ाऊंगा और जीएसटी जो होंगे विशाल सर पढ़ाएंगे, राइट? आज के लेक्चर के अंदर में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको किसी टैक्स के नॉलेज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आज के लेक्चर में आपको फाउंडेशन आप पास नहीं भी है तो भी आराम से समझ में आ जाएगा, मेरी बात समझ लेना, ठीक है? आज सिर्फ हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। सो एवरीबॉडी लेट अस स्टार्ट। अच्छा, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू मालिक, दिस इज विजय सारडा, आप सभी का नॉलेज पार्टनर। डायरेक्ट एक्सेस की इस जर्नी को, अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो डायरेक्ट एक्सेस की इस जर्नी को या टैक्सेशन की जर्नी को 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट के अंदर में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट के अंदर में। तो पेन और रजिस्टर लेकर के बिल्कुल रेडी रहना, आज बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा बेसिक्स बताऊंगा, लेक्चर कैसे होंगे, नोट्स क्या होंगे, क्या क्या आपको आएगा, एंड इसके बाद हम लोग कंटेंट के ऊपर शिफ्ट होंगे, ठीक है? सो अगर मैं टैक्स की बात करूं आपके लेक्चर में, 60 मार्क्स के लिए आपका डायरेक्ट एक्सेस है, वेरास 40 मार्क्स के लिए आपका जीएसटी आने वाला है। ये बात क्लियर कर लेना। तो 60 मार्क्स के लिए आपका डायरेक्ट एक्सेस है, 40 मार्क्स के लिए आपका जीएसटी आने वाला है, ठीक है सर? ये हो गया सब्जेक्ट का डिवीजन। सर दूसरी बात बताइए, मार्क्स का डिवीजन किस तरीके से है? आई मीन क्या ये जो 100 मार्क का पेपर है ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आता है, इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन, इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन? सर आपको तो पता है, मैं तो पहली बार समझ में आ रहा है, मैं तो पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं। सो इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन और इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आइए मैं आपको समझाता हूं। इट्स अ थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट,
वेरिन आपको लॉ पढ़ना होगा। टेक्निकली वी आर लर्निंग लॉ, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो आपको लॉ ही पढ़ना होगा और उस लॉ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा। देख एक बात समझ के रख भाई, राइट, जिंदगी में हर व्यक्ति एक ही चीज के लिए काम करता है, और पैसा, और अगर जहां पैसा है वहां टैक्स है। इस बात को तू जितना आसानी से समझ ले उतना बेहतर है। जाने अनजाने में तूने आज तक के कई तरह के से टैक्स भरे हैं, लेकिन आज तू पहली बार समझने जाएगा कि वो टैक्स क्या होगा। क्या सर हम इस लेक्चर के अंदर में सिर्फ इतना समझेंगे कि टैक्स क्या होता है? ना मुन्ना ना। जिसने भी तुझे ये लेक्चर रिकमेंड किया होगा ना, उसने क्यों किया होगा आपको बताऊं। एक, हम लेक्चर के अंदर में ये देखेंगे कि भैया टैक्स क्या होता है। दूसरा, हम ये देखेंगे कि उसे कैसे आसानी से पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। तीसरा, ये हमारे काम कहां आ सकता है भाई। कोई भी चीज पढ़ो तो काम तो आनी चाहिए ना कि भैया इससे पैसे कैसा बन सकता है, वो तीसरी चीज। क्योंकि बेटा इनकम टैक्स एक ऐसी चीज है जो हमारा कोर प्रैक्टिस बनता है। यस, इवन इफ तुम किसी भी और चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी इनकम टैक्स तो तुम पे आएगा ही आएगा, क्योंकि वहां से तुम इनकम कमाओगे। तो तुम्हारी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए भी, तुम्हारे घर के जो बिजनेस है उनको हम किस तरीके से आज अच्छा कर सकते हैं या क्या सजेस्ट कर सकते हैं हमारे घर वालों को, तो ये बहुत सारी चीजें मिलेगी। और इसके अलावा जो एक चीज मिलेगी वो होगा मेरा पर्सनल ज्ञान, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो इट्स अ थियरी बेस्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब ये थियरी और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आता है इसका कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। पहले बता दूं, थियरी और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आता है इसका कोई डिवीजन नहीं है। बट हां, इतना जरूर है कि 70 मार्क जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड 30 मार्क्स जो होता है दैट इज 30%, ये आपका केस बेस्ड एमसीक्यू होता है। ये एमसीक्यू नहीं होता, ये केस बेस्ड एमसीक्यू होता है। अब आप ये पूछोगे कि सर नॉर्मल एमसीक्यू और केस बेस्ड एमसीक्यू में आखिर फर्क ही क्या है। मैं कहूंगा ना बेटा, नॉर्मल एमसीक्यू में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 आंसर्स दे दिए जाते हैं, सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। हालांकि केस बेस्ड एमसीक्यू में आपको एक पूरा सिचुएशन बना के दिया जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक, you have to actually solve the problem and then select the particular MCQ। तो ये MCQ उतना आसान MCQ नहीं है जितना आपने फाउंडेशन के अंदर में पढ़ा होगा, ये एक लेवल अप वाला गेम है। सो जो 100 मार्क का होता है इसके अंदर में 70 डिस्क्रिप्टिव होता है, 30 MCQ होता है, विच विल बी अ मिक्सचर ऑफ DT एज वेल एज GST, विच विल बी अ मिक्सचर ऑफ DT एज वेल एज GST। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर बैच कितने दिनों का होगा, बैच किस तरीके से होगा, मैं आपको बता दूं। एज ऑफ नाउ हम डेमो लेक्चर ले रहे हैं, और डेमो लेक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, फुल लाइव क्लासेस लेंगे। कब? जब आपके फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, स्पेशली जब बात करूं DT की। हालांकि डेमो लेक्चर जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ही आपका GST चालू हो जाएगा। तो जो बच्चे अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अभी DT और GST दोनों का डेमो देखेंगे, लेकिन यहां से 8 दिन के बाद DT का एक पार्ट खत्म हो जाएगा और आपका GST कंटिन्यू रहेगा। मतलब जब तक आपका रिजल्ट आता है GST खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बैच वाइज डिवाइड करूं तो DT को टेंटेटिवली, दिस इज टेंटेटिवली 50 to 60 लेक्चर्स लगते हैं, एंड ईच लेक्चर्स रेंज 3 to 3.5 hours। सर 3.5 घंटे का एक लेक्चर। मैं आपसे एक वादा करता हूं और लेक्चर के एंड में आपसे कहूंगा यह वादा पूरा हुआ या नहीं। यह आपके दिन का सबसे बेहतरीन लेक्चर होगा, इस बात की गारंटी मेरी। आप रोज वेट करेंगे कि कब DT का लेक्चर आता है। अगर आप पेन ड्राइव गूगल ड्राइव स्टूडेंट है तो ऐसा होगा कि DT तो रोज देखना ही है, बाकी सब्जेक्ट देखूं या नहीं देखूं, ये मैं आपको आज गारंटी देता हूं। और जो भी आपको ये लेक्चर रिकमेंड करेगा आप खुद भी उसको यही देखेंगे, ये आपको गारंटी मिल जाएगी। वेराज अगर मैं GST की बात करूं, सो टेंटेटिवली 30 to 40 लेक्चर्स इसके लिए लगते हैं, अगेन ईच रेंजिंग 3 to 3.5 hour। सर तो क्या कंटिन्यूस 3.5 hour लेक्चर होते हैं? नहीं बेटा, हम लोग सबसे पहले 2 घंटे का लेक्चर लेते हैं, फिर एक ब्रेक देते हैं और फिर 1.5 घंटे का लेक्चर लेते हैं। तो इस तरीके से वो टोटल होता है, राइट। तो हम भी समझते हैं कि आप ह्यूमन हैं, ऐसा नहीं होगा, और कोविड के अंदर में आपकी पढ़ने की हालत को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, दिल लगा रहे हैं उससे। तो भाई टेंशन मत ले, 2 घंटे का लेक्चर कंटिन्यूस होगा, फिर एक ब्रेक होगा 10 मिनट का मस्त चाय मार के आने का, और फिर आपका 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। इस तरीके से हम लोग डेली करते हैं। अच्छा जी सर तो बैच कुछ इस तरीके से रहेगी। सर कौन कौन सी बुक्स हमें मिलती है जब हम DT GST लगाते हैं, तो कौन कौन सी बुक्स हमें मिलती है? नो डाउट GST का विशाल सर आपको बताएंगे, पर मैं DT का बता देता हूं। DT के अंदर में आपको सबसे पहले एक रेगुलर बुक मिलेगी। क्या मिलेगी बोलो जल्दी से? एक रेगुलर बुक मिलेगी जो टोटली अपडेटेड होगी फाइनेंस एक्ट 21 से।
फाइनेंस एक्ट 21 से अपडेटेड होगी, जो ऑलरेडी बन चुकी है, दे आर इनटू प्रिंटिंग, सो वो आपको मिलेगी पहली रेगुलर बुक। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेंगे चार्ट्स। देख मेरे भाई, इट इज नॉट पॉसिबल कि एग्जाम से एक दिन पहले तू इतनी बड़ी बुक पढ़ ले। सो एक चीज तेरे को ऐसा चाहिए कि एक वॉल चार्ट देते हैं हम लोग, 4 वॉल चार्ट के अंदर में आपका पूरा डीटी खत्म है। मतलब वॉल चार्ट जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, जहां पे भी आप सो रहे हो, उसको सामने लगा दे, एक मोटिवेशन भी बना हुआ रहेगा, सामने लगा दो, जाने का देखने का पूरा प्रोविजन उससे हो जाएगा। तीसरी चीज जो मैं आपको दूंगा वो मेरे तरफ से होगी क्वेश्चनएयर। अब ये क्वेश्चनएयर क्या होता है, इसे आप क्वेश्चन बैंक या स्कैनर के नाम से जान सकते हैं। देखिए क्लास के अंदर में जो हम 300-400 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, पर बच्चे जो रैंक के लिए अप्रोच कर रहे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, या किसी बच्चे को लगता है यार मेरे को और प्रैक्टिस करना, और तोड़ना है, तो उन बच्चों के लिए हमने क्वेश्चनएयर लाया है। अपार्ट फ्रॉम क्लास में जो अनसॉल्व 300-400 क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा 300-400 क्वेश्चन सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक में आपको और दूंगा, जिसका पिछले बार तो एटलीस्ट मैंने पूरा का पूरा वीडियो भी यूट्यूब पे डाला। मतलब बच्चों ने रेगुलर 300-400 क्वेश्चन देखे प्लस क्वेश्चनएयर के 300-400 क्वेश्चन देखे, तो उन्होंने मेरे साथ करीब 800 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, विच इंक्लूड्स थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, और वो सॉल्व होते हैं। सो आपको तीसरी चीज जो आएगी वो आएगी क्वेश्चनएयर आएगा। ये 3 चीजें आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं इस लेक्चर के दौरान। साथ साथ में ये तीनों चीजें जो आएगी ये आपकी फिजिकल फॉर्म में आएगी, मतलब इसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। वेरएज एमसीक्यू जो रहेंगे ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर में अवेलेबल रहेंगे, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सो बुक्स 3 फिजिकल आएगी आपको, एक होगा डीटी रेगुलर बुक, दूसरा होगा चार्ट्स, तीसरा होगा क्वेश्चनएयर, चौथा होगा एमसीक्यू। तो एमसीक्यू इज अ केस बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यू, तो इसका हम डायरेक्टली पीडीएफ ओपन कर लेंगे, जो आपके पास पीडीएफ में अवेलेबल होगा, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से। कई बच्चे उसको पीडीएफ में पढ़ना पसंद करते हैं और कई बच्चे उसका प्रिंट निकाल लेते हैं अपने लेवल पे, तो वो आपको जैसा सही लगे वैसा आपके पास ऑप्शन ओपन रहेगा। तो जैसा आपको सही लगे वैसा ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ओपन रहेगा। क्लियर है मालिक? अच्छा जी। सो टैक्स 60-40 में डिवाइड होता है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि 70 का डिस्क्रिप्टिव आता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। इस तरीके का आपका 100 मार्क का पेपर बनता है। जो बैच होता है डीटी करीब 50 से 60 लेक्चर का होता है। ईच लेक्चर इज 3 to 3.5 आवर्स विद अ ब्रेक ऑफ कोर्स, वेराज जीएसटी जो होता है वो 30 to 40 लेक्चर्स का होता है। सर आप ये एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे सब्जेक्ट्स कॉस्टिंग और अकाउंट्स जैसे ही होते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स में होते हैं अमेंडमेंट्स, और अमेंडमेंट के बेसिस पे जब हम अमेंडमेंट पढ़ाते रहते हैं तो टीचर के साथ एक टेक्निकल डिफिकल्टी ये आती है कि बच्चे को वो अमेंडमेंट जब तक के पूरा समझ ना आ जाए तब तक के हम लोग आगे नहीं बढ़ते। और इस दौरान ये इशू होता है कि भैया बच्चा हो सकता है जल्दी समझ में आ जाए, कोई एक बच्चे को कम समझ में आए, तो उसके हिसाब से क्लास के जो डेज है वो इधर उधर हो सकते हैं। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 फिजिकल आएगी, और बस एक बुक जो रहेगा वो आपको पीडीएफ के अंदर में रहेगा, जो आप खुद भी रख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सर इन लेक्चर के दौरान मुझे क्वेरीज आ गई सर, क्योंकि आपको पता नहीं है सर, मैं तो मतलब बहुत सवाल पूछता हूं सर, मेरे मन में कई सवाल होते हैं जीवन में, और इन सारे सवालों का जवाब मेरे को आपसे चाहिए सर। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को सारे सवालों का जवाब देगा। यस, आपकी अगर कोई भी क्वेरीज आती है, देखिए लाइव में तो हम कनेक्टेड है ही, आप लाइव में मेरे से लेक्चर पूछ सकेंगे बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी आए पूछ लेना। किसी ने फालतू सवाल पूछा तो मैं उतने अच्छे से जवाब देता हूं, याद रखना, ठीक है। हाँ, क्वेरीज की अगर बात है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एक ही मॉड्यूल देता हूं इस क्वेरीज को सॉल्व करने का, कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ये व्हाट्सएप ये आपकी जो भी क्वेरी रही, अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में है तो आप फोटो खींच के एक वॉइस नोट डाल दीजिए, या कोई कंसेप्ट आपको पूछना है तो आप वॉइस नोट डाल दीजिए। इट्स जस्ट दैट कि आप व्हाट्सएप डाल दीजिए। जब भी आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे एटलीस्ट 48 आवर्स आप मेरे को देंगे इस क्वेरी को हैंडल करने के लिए, बिकॉज व्हाट हैपेंड, आपसे भी पहले कई क्वेरीज होती है, उन क्वेरीज को मुझे सॉल्व करना होता है, तो आप मुझे एटलीस्ट 48 आवर्स देंगे इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। सर मुझे व्हाट्सएप कहां करना है, कौन से नंबर पे करना है? सर इसके लिए नंबर भी बिल्कुल फिक्स है, 8956651954, तो ये नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप की क्वेरी एटलीस्ट मिनिमम में आप 48 आवर्स देंगे, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। सो व्हाट्सएप के अलावा आप मुझसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बाकी मांगोगे कि सर इंस्टा पे आप मेरे को डाउट भेजोगे,
बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा तो बिल्कुल गाली मत मारना कि सर जवाब नहीं देते। मैं इंस्टा, टेलीग्राम, मैं अवेलेबल हर ऐप पे हूं। जितने ऐप आपको पता है जिनमें आप ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट स्वाइप करते हैं, मैं हर ऐप पे अवेलेबल हूं। बट पॉइंट ये है कि क्वेरी के लिए एक माध्यम ही ज्यादा बेटर है, तो व्हाट्सएप आप इसी पे कीजिए, राइट। बाकी आप कहीं पे भी क्वेरी मत भेजिए, मैं नहीं सॉल्व करने वाला। सो ये एक ही जगह है जहां पे आप मेरे को क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा एक और चीज, यू मस्ट सब्सक्राइब, यू मस्ट सब्सक्राइब टू द फॉलोइंग चैनल्स। आप जगह पे मेरे साथ अटैच रहे, यू मस्ट बी अटैच टू द फॉलोइंग चैनल्स। एक, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे अटैच होंगे। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर मैं कई चीजें भेजता रहता हूं, जैसे टेस्ट पेपर्स हो गए, शेड्यूल हो गया, फाइनल शेड्यूल हो गया। तो टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे को मैंडेटरीली ज्वाइन करेंगे। आपके नोट्स में सारी चीजें दी हुई है, डिटेल कहां जाना है, क्या सर्च करना है, आप वो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। पर्सनली आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज हर संडे मैं इंस्टा पे इंस्टा कनेक्ट लेता हूं, जहां पे बच्चे वर्चुअली कनेक्टेड है यार, मेरे को अच्छा लगता है कि यार बच्चों से कनेक्ट हो। तो हर संडे के दिन हम लोग इंस्टा लाइव लेते हैं, वेरिन मैं बच्चों से कनेक्ट होता हूं, वहां पे बच्चे मेरे साथ बात कर सकते हैं, वहां पे हम क्वेरी सॉल्व करते हैं और मस्ती मजाक करते हैं। तो इंस्टा पे आप कनेक्ट हो जाइए। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, आपको मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट होना है, क्योंकि कोई भी वीडियो, रिविजन, मैराथॉन्स, ये सारी चीजें यूट्यूब पे आएगी। तो ये आप 3 जगह आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप। अच्छा जी सर एड ऑन क्या मिलेगा, लेक्चर के साथ साथ एड ऑन क्या मिलेगा? सब पहली चीज जो आपको मिलेगी वो होगा मैराथन। क्योंकि देख मेरे भाई, जैसे ही तेरे लेक्चर्स खत्म होंगे उसके बाद एग्जाम में करीब करीब मिनिमम में 3 महीने बचते हैं, और 3 महीने के अंदर तो आपको पता है आपको कितना याद रहता है। तो ऐसे टाइम पे पूरे 50 लेक्चर का जिस्ट सर क्या 10-12 घंटे के अंदर में हम कंप्लीट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए आता है बेटा मैराथन, राइट। सो हम मैराथन लेते हैं। इसके पहले भी आप देख लो, हर अटेम्प्ट के लिए, चाहे वो फाइनल का हो चाहे वो इंटर का हो, हमने मैराथन डाल रखे हैं। मैराथन के अलावा एटलीस्ट पिछले बार तो भी मैंने एबीसी एनालिसिस दिया। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? एग्जाम से पहले हम कुछ एनालिसिस करते हैं कि भैया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों ने ये जगह पे फोकस करना चाहिए, ये अमेंडमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, तो वो चीजें आती है। सो ये एड ऑन है जो आपको मिलेंगे, और ये सारे एड ऑन्स जो है ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे मेरे साथ, या तो टेलीग्राम पे मिलेंगे या इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तीनों में से एक जगह। मैराथन, एबीसी एनालिसिस, इसके अलावा इसको मैं श्योर नहीं कहता, पर इस बार मैंने किया है क्वेश्चनर डिस्कशन। हालांकि मैं इसको श्योर नहीं कहता हूं, मैं बच्चों को कमिट नहीं करता क्वेश्चनर डिस्कशन के लिए, लेकिन मेरे पास जैसे जैसे टाइम बचता है मैं क्वेश्चनर डिस्कशन डालते जाता हूं। तो तीसरी चीज है बेटा क्वेश्चनर डिस्कशन जो एड ऑन्स में होता है, राइट। चौथी चीज जो है वो है अमेंडमेंट। देखिए, वैसे तो ये जो लेक्चर होंगे ये मई 22 नवंबर 22 के लिए टोटली अपडेटेड होंगे, लेकिन हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ जाए, या हो सकता है कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन लॉ आ जाए, या फिर हो सकता है कोई अमेंडमेंट बिल ही आ जाए। तो ऐसे केसेस के अंदर में जो अमेंडमेंट्स रहेंगे, ये अमेंडमेंट्स का सेपरेट नोट्स हम टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, और साथ साथ में इसको यूट्यूब के ऊपर भी पब्लिश कर देंगे, दैट टू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चौथी चीज जो है ये एड ऑन्स में है कि आपको अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर मालिक? पांचवी चीज लाइफ लेसन्स। बॉस अभी आप लोग बिल्कुल नए आए हो, आप बात समझना, आप अभी भी नए आए हो। बहुत सी चीजें ऐसी है जो तुमसे पहले शायद मैंने देख ली और मेरे से पहले कई लोगों ने देख लिया। तो मेरे पास एटलीस्ट जितने लाइफ लेसन्स है मैं उतने आपको जरूर दूंगा। टैक्स प्लानिंग के बोलो, लाइफ के बोलो, या अदर चीजों के बोलो, वो इसके अंदर का पार्ट एंड पार्सल रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके एड ऑन्स के अंदर में आएंगी, चाहे वो क्वेरी रिजोल्यूशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हो, ये सारी चीजें आपको जरूर मिलने वाली है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर्स। जब भी हम लोग टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे, राइट, 2-3 टॉपिक या एक टॉपिक अकॉर्डिंगली, जिससे मैं हर बार प्लान करता हूं उस हिसाब से आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये टेस्ट पेपर मेरे तरफ से टोटली फ्री रहेंगे, जो अगेन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही आएगा। ये मेरे तरफ से टोटली फ्री रहेंगे, प्लस इसके सजेस्टेड आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ताकि आप इवैल्यूएट कर सके कि कहां क्या सही है, कितना सही है और क्या सही है। सो टेस्ट पेपर्स एक और चीज है जो मैं इसके अंदर में एड ऑन दूंगा कि आप एडिशनली अच्छे से पढ़ सके। क्लियर है? चलिए,
ओके, सो ये 6 चीजें हैं जो आपको एड ऑन के अंदर में आएगी। अब आपके कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए, आपके कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए। अच्छा, जो बच्चे पेन ड्राइव लेंगे और जो बच्चे गूगल ड्राइव लेंगे, इनके लिए एक स्पेशल मैसेज है, पहले ध्यान से सुनिए। जो बच्चे गूगल ड्राइव लेंगे, जब भी कोई लेक्चर रिकॉर्ड होता है, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं क्योंकि ये होगी, जब भी कोई बच्चा ये लेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर लेता है, दैट इज गूगल ड्राइव लेता है, लाइव स्ट्रीम में भी होता है, तो जो बच्चा हमारा लाइव स्ट्रीम ले रहा है उसको वैसे भी एक बैकअप मिलेगा ही, मतलब लाइव स्ट्रीम में भी वो देख पाएगा, प्लस बैकअप तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात समझ रहे हैं, बैकअप तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा प्योरली गूगल ड्राइव वाला है, मतलब उसने कहीं लाइव स्ट्रीम नहीं लिया हुआ है, वो बच्चे को मैं आपको बता दूं, जब भी कोई लेक्चर होता है, इट टेक्स टेंटेटिवली 2 डेज कि वो लिंक में वो लेक्चर अपडेट हो सके एनक्रिप्ट हो करके। सो आप अगर बोलोगे कि सर मेरा कल का लेक्चर मिस हो गया और मुझे प्लीज कल का लेक्चर दे दीजिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ये नहीं हो पाता है क्योंकि एटलीस्ट 2 दिन लगते ही लगते हैं। तो कोई भी लेक्चर को मिस करने से पहले प्लीज सोच लेना कि ये ऐसा नहीं होगा कि फाउंडेशन का आपने लेक्चर मिस कर लिया और काम हो जाएगा, ये वैसे नहीं होने वाला। यस सर, क्वेरीज कॉल पे सॉल्व नहीं होगी क्या? नहीं हो सकती बेटा, मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि हमारे 8 से 10 घंटे के लेक्चर है। मैं इंटर पे ही नहीं, फाइनल लेवल की भी क्लासेस होती है मेरी, 8 से 10 घंटे के लेक्चर होते हैं। उसके बाद हमारे भी घर बार बीवी बच्चे हैं, तो हमें भी उतना ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं मालिक, राइट। तो फोन पे मैं डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर सकता। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको आपके क्वेरी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वॉइस नोट डाल दीजिए, ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स यूज द टेक्नोलॉजी इन अ वेरी गुड वे। डन? अच्छा जी, एनीथिंग एल्स? अरे बार मतलब घर बार, ऐसा वैसा वाला बार बोला, नालायक। पहले दिन से तुम नालायक मत बनो। सर YouTube पे कितने दिन तक के लेक्चर होंगे? जैसे कि मैंने कहा 8 दिन DT के जो है 8 दिन लेक्चर रहने वाले हैं, जिसके अंदर मैं पूरा बेसिक्स एंड बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशंस आपका कवर करूंगा। सर न्यू रिकॉर्डिंग्स आएंगी ना? बिल्कुल, जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव लेगा उसको ऑब्वियसली न्यू रिकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि हमारे केस में तो फाइनेंशियल ईयर वाला गेम होता है, तो वो आएगी। सर पेन ड्राइव क्लास में व्यूज, अच्छा जी चलो ये भी बता देता हूं। चाहे आप G ड्राइव ले, दैट इज गूगल ड्राइव ले, चाहे आप पेन ड्राइव ले, ठीक है, दोनों के अंदर में 1.5 व्यूज अवेलेबल है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ये होता है कि एक 3 घंटे का लेक्चर आप 4.5 घंटे तक के देख पाते हो। मतलब टेक्निकली एक लेक्चर पूरा एक बार और आधा बार, ये पॉज करके देखो, फॉरवर्ड करके देखो, आप 4.5 घंटे तक के पूरा आराम से एक लेक्चर को देख पाओगे। आप बीच में पॉज कर देते हो तो वो टाइम लिमिट काउंट नहीं होता है, ये बात याद रखिए, वो टाइम लिमिट काउंट नहीं होता है, तो उतना पार्ट आपको है। वैलिडिटी जो होती है इसकी, वैलिडिटी जो होती है ये 6 मंथ्स की होती है। मतलब जहां से आपने लेक्चर एक्टिवेट किया, पेन ड्राइव कहां से परचेज किया, गूगल ड्राइव कहां से परचेज किया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जहां से आपने एक्टिवेट किया, द मोमेंट आपने की डाल के एक्टिवेट कर दिया, वहां से 6 महीने तक का आपको वैलिडिटी रहेगा, ये बात याद रखना। और व्यूज बढ़ नहीं सकते। अगर कोई बोलता है सर मेरे को 1.5 की जगह 2 व्यूज दे दो, नहीं हो सकता, 1.5 व्यू होता है, प्लस 6 मंथ्स की ही वैलिडिटी होती है, तो ये एक्सटेंड नहीं करते हम जनरली। यस, चलिए, सो ये 2 चीजें होती है। सर अब पेन ड्राइव लेना या गूगल ड्राइव लेना, कई बच्चे ये सवाल मेरे से पूछते हैं, तो मैं अपफ्रंट बता दूं आपको। सर पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव क्या लेक्चर में फर्क होता है? ना मुन्ना ना, लेक्चर वही होते हैं, राइट, सिर्फ मीडियम अलग बन जाता है। एक आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, हम सर्वर पे डालते हैं, दूसरा आपके पास पेन ड्राइव आता है। तो आपने क्या सिलेक्ट करना चाहिए, पेन ड्राइव सिलेक्ट करना चाहिए या गूगल ड्राइव सिलेक्ट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है बेटा बड़े आसानी से। अगर मान लीजिए आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप पेन ड्राइव के ऊपर जाइए, क्योंकि फिर लेक्चर सारे के सारे पेन ड्राइव में ही रहेंगे, तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं, आप कहीं पे भी जाएं, आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए, आप उसको ले सकते हैं। दूसरा, जो गूगल ड्राइव वाले होते हैं, इनको इंटरनेट की जरूरत होती है, क्योंकि इनको लेक्चर डाउनलोड करना होता है। यस, तो इनको लेक्चर डाउनलोड करना होता है, तो वो एक चीज होती है, तो वो गूगल ड्राइव है। हालांकि दोनों में एक और फर्क होता है, जब आप पेन ड्राइव लेते हैं तो पेन ड्राइव का कॉस्ट बढ़ जाता है, यही आप गूगल ड्राइव लेते हैं तो गूगल ड्राइव का जो कॉस्ट है, राइट, गूगल ड्राइव का जो कॉस्ट है वो नहीं लगता, क्योंकि पेन ड्राइव का कॉस्ट आपका उतना कम हो जाता है। सो जो भी 500-1000 रुपए जो भी एक्चुअल बेसिस पे आता है, उतना प्राइस कम हो जाता है, दैट्स इट। तो ये 1-2 फर्क है, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम, कि इसको भी वही लगती है, इसको भी वही लगती है। इसके अलावा सर कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर में हम चला सकते हैं?
मैं आपको बता दूं मेजरली दो डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। एक होता है मैक, दैट इज मैकबुक। मैकबुक के अंदर में हमारे लेक्चर नहीं चलेंगे, मैकबुक के अंदर में हमारे लेक्चर नहीं चलेंगे। दूसरा होता है एंड्रॉयड। सो एंड्रॉयड के अंदर में हमारे लेक्चर चलेंगे। अब एंड्रॉयड के अंदर में भी तीन ऑप्शन है, एक है लैपटॉप, दूसरा है टैबलेट और तीसरा है मोबाइल। बड़े ध्यान से सुनना, सब डिटेल बता रहा हूं, सब डिटेल बता रहा हूं। सो भाई साहब लैपटॉप के अंदर में चल जाएगा, टैब के अंदर में चल जाएगा, मोबाइल के अंदर में चल जाएगा, तीनों भी एंड्रॉयड होने चाहिए। दूसरी बात, एक साथ दो डिवाइस पे एक टाइम पे नहीं चलेगा, एक जगह पे आपको लॉग आउट करना पड़ेगा तो ही दूसरी जगह पे आप लॉग इन हो पाओगे। सो एक साथ दोनों डिवाइस पे नहीं चल पाएगा। यस, अगर आपने मोबाइल सिलेक्ट कर लिया तो वो मोबाइल पे रहेगा, फिर आप लैपटॉप पे भी उसको देख पाओगे, बट फिर मोबाइल से आपको पूरा एग्जिट करना पड़ेगा और लैपटॉप पे पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। ये बात का याद रखिएगा। यस, ये बात को याद रखिएगा, राइट। अच्छा जी। सो हिमांशु सीम्स आपका कोई डाउट है जो सॉल्व नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे वापस भेजिए, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज भेजिए, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, और कुछ ऐसा हो सकता है बेटा भाई। अच्छा, क्योंकि हिमांशु यहां पे आकर के बार बार एक ही मैसेज डाल रहा है, सर मेरा डाउट सॉल्व नहीं हुआ, मेरा डाउट सॉल्व नहीं हुआ, आई कैन सी इट। ऐसा हो सकता है कि देखिए फाइनल इंटर लेवल पे बहुत सारे डाउट होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि कोई डाउट रह जाता है, माइट भी हम ओपन करते हैं और वो भी रह जाता है। तो ऐसे केस में हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन, अगर कोई डाउट रह गया प्लीज वापस से भेज दो। आई थिंक ये एक बेटर चीज है, रादर आकर के हम एक दूसरे को ये करें, इट्स बेटर, ये ज्यादा बेटर चीज हो सकती है। यस सर, लाइव स्ट्रीम का कभी अगर इंटरनेट इशू हो गया तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेचा, आपके पास वैसे भी लाइव स्ट्रीम का बैकअप अवेलेबल है, बैकअप देख लेना अगर इंटरनेट इशू हो जाता है तो। यस सर, पेन ड्राइव के अंदर में आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप गूगल ड्राइव पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं तो पेन ड्राइव में जो लेक्चर मिलेंगे ये गूगल ड्राइव से लिटिल लेट मिलेंगे। सर क्यों? बाद में चल के आप ऐसा नहीं, आप मेरे को फोन कर रहे हो, बोल रहे हो सर अभी तक हमारा आया नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट में होगा। क्योंकि जब पेन ड्राइव में लेक्चर आते हैं तो उसके अंदर में 10-15 लेक्चर एक साथ आएंगे, बात समझ लेना, उसके अंदर में 10-15 लेक्चर एक साथ आएंगे और गूगल ड्राइव पे ये डेली बेसिस पे अपलोड होता है। तो जो बच्चा पेन ड्राइव ले रहा है उसके लेक्चर एटलीस्ट 15 दिन से डिले होंगे ही होंगे। यस, एज कंपेयर टू द अदर लेक्चर, गूगल ड्राइव स्पेशली। पर गूगल ड्राइव का भी जो लेक्चर होता है वो 2 दिन बाद ही लिंक पे अपडेट होता है। अच्छा जी, सब पेन ड्राइव आने के बाद प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ नहीं है बेटा, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, सो बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। सर डेस्कटॉप पे चलेगा क्या? चलिए एक और सवाल अच्छा आ गया, सर डेस्कटॉप पे चलेगा क्या? सर डेस्कटॉप पे नहीं चलता, डेस्कटॉप पे नहीं चलता। सर हम लेक्चर स्पीड में देख सकते हैं, आप बिल्कुल लेक्चर स्पीड में देख सकते हो, जैसे आप नॉर्मल स्पीड की जगह 1.3 की स्पीड में देख लो तो आपका लेक्चर का टाइम जो है वो कम खत्म होगा, तो आप हो सकता है 1.5 की जगह डबल भी देख पाओ अगर आपने स्पीड में लेक्चर देख लिया। हालांकि ये सजेस्टेबल नहीं है क्योंकि कई बार स्पीड के अंदर में कुछ कंसेप्ट्स मिस हो जाते हैं, तो आप अपने रिस्क पे इसे स्पीड में देखिएगा। और वैसे भी 3 घंटे का लेक्चर एक बार पूरा देखने के बाद सच में तू खुद सोच, तू अपने आप के ऊपर डाउट कर रहा है मैं वापस पूरा लेक्चर देखूंगा। अबे सच में सोच, क्या तुझे सही में वापस लेक्चर देखना है या एक बार ईमानदारी से बैठ करके अच्छे से पढ़ना है? यस चलिए, इसके अलावा कुछ डाउट? सर लेक्चर 2 बार देख सकते हैं क्या? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले ही आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप फिर थोड़ा सा अर्ली में देंगे। यस सर, फेस टू फेस बैच कब चालू होगी? जैसा कि विशाल सर ने बताया अभी फेस टू फेस की हमें परमिशन नहीं है, तो हम लाइव स्ट्रीम तो ले रहे हैं। इसी बीच अगर फेस टू फेस आ जाता है और फेस टू फेस चालू हो जाता है और आपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लिया हुआ है, सो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बच्चों के ये ऑप्शन दिया जा सकता है क्या कि वो आ सके। तो ये डिस्कशन के बाद आप तक के कम्युनिकेट कर दिया जाएगा अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म से। यस सर, लाइव स्ट्रीम कब स्टार्ट होगा? लाइव स्ट्रीम बाद में स्टार्ट होगा बेटा, आपके लेक्चर के बाद, स्पेशली डीटी आपके लेक्चर, आपके रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा। सर लाइव स्ट्रीम इज बेटर और पेन ड्राइव बेटर? बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बेटा। लाइव स्ट्रीम हम आपको इस तरह से, जैसे अभी YouTube लाइव चल रहा है, इस तरह से लाइव देने वाले हैं। पॉइंट 1 ये हुआ लाइव स्ट्रीम। अब यही चीज रिकॉर्ड भी होती है और वो रिकॉर्ड पेन ड्राइव में जाता है, तो लेक्चर वही रहेंगे, बस लाइव स्ट्रीम में आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, प्लस इसका बैकअप आपको तुरंत गूगल ड्राइव में 2 दिन बाद मिल जाएगा। जबकि अगर आपने पेन ड्राइव सिलेक्ट किया होगा तो पेन ड्राइव आपको 15 दिन बाद मिलेगा।
बट आप गूगल ड्राइव सिलेक्ट करो या पेन ड्राइव सिलेक्ट करो, लाइव स्ट्रीम आपको बाय डिफॉल्ट में फ्री है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप गूगल ड्राइव सिलेक्ट करो या पेन ड्राइव सिलेक्ट करो, लाइव स्ट्रीम आपको ऑल टुगेदर फ्री है। डन है प्रभु? चलो जी, बहुत बढ़िया। डन मालिक। सो ये सारी चीजें हैं। किसी के कोई और डाउट्स होंगे तो प्लीज आप भेज के रखिए। मेरे हिसाब से आप कंसेप्ट के ऊपर चलना ज्यादा बेटर है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ अगर मेरे ध्यान में कुछ और पॉइंट्स आते हैं तो लेक्चर के एंड में मैं इसे जरूर रखूंगा। राइट, चलिए मैं आपको नोट्स के बारे में भी बता दूं, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होगी। ये मेरे डायरेक्ट टेक्स्ट के रेगुलर नोट्स का कॉपी है। रेगुलर नोट्स किस तरीके से डिजाइंड है, क्योंकि आपको आज से ही इसे वेल वर्स होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको चैप्टर के पहले एक इंडेक्स बना करके दिया हुआ है, ताकि कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट अगर आपको ढूंढना है तो आप डायरेक्टली उस कंसेप्ट के पेज नंबर पे देख लो। साथ ही साथ कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अमेंडमेंट कौन सा उसके ऊपर फोकस करना होता है, तो यहां पे हम लोग सेपरेटली लिख करके देते हैं कि अमेंडमेंट क्या है। राइट, एक स्पेस आपको मिलता है, आपको कुछ डिजाइन करना है, कुछ लिखना है उस चीज के लिए। यहां से आपके नोट्स चालू होते हैं, विच विल बी अ 4 कलर नोट्स। ब्लैक डिनोट्स जनरल प्रोविजन, ग्रीन डिनोट्स इंपॉर्टेंट थिंग, रेड डिनोट्स अमेंडमेंट एंड ब्लू डिनोट्स हेडिंग ऑफ द टॉपिक। राइट, सो इस तरीके की सारी चीजें दी है। इट्स अ मल्टी कलर पिक्टोरियल नोट्स जो आपको बहुत मजा आएगा। प्लस ये क्लास नोट्स जैसे रजिस्टर जैसे बनाए हुए हैं, तो आपको हमेशा उस चीज का फील हमेशा रहेगा। राइट, जैसे ही सारी चीजें हुई हम लोग आगे बढ़ेंगे। जगह जगह पे टेबल एंड अदर ऑप्शंस आपको बना के दिए ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। इस तरीके से अमेंडमेंट डाले हुए हैं रेड कलर से, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि लॉ कहां चेंज हुआ है। इसके बाद टेबल्स बना करके दिए हुए हैं। देन जब आप आगे आओगे, कई चीजें आपको बताई हुई है कि कौन सी चीज जो आप पढ़ोगे बट यहां नहीं है, फाइनल में है, तो उस बारे में आपको बताया गया है। एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आपको दिया है मैंने कि इनकम टैक्स का जनरल ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि आप पता कर सको। इसके बाद में जहां जहां आपके लेवल पे केस लॉ की जरूरत होती है, हमने उसको केस लॉ को भी डाला हुआ है। फॉर योर प्रैक्टिस चीज डाली हुई है। फॉर योर प्रैक्टिस क्या होता है, इसे हम नो योर प्रैक्टिस या फॉर योर प्रैक्टिस कहते हैं। ये नो योर प्रैक्टिस के अंदर में मैंने मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी, ध्यान से सुनिए, मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी, आपके जितने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं उनमें का बेहतरीन चीजें निकाल करके कंपाइल की है। कुछ चीजें यहां पे कंपाइल कर दी है, क्लास के अंदर में इसे हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बोल के सॉल्व करेंगे कंसेप्ट समझने के बाद। और कुछ जो क्वेश्चंस है उसको मैंने क्वेश्चनर में शिफ्ट कर दिया। मतलब टेक्निकली आप ये बुक प्लस क्वेश्चनर पढ़ लोगे तो आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? डन। तो इस तरीके की सारी चीजें रहेगी। प्लस कुछ सॉल्व प्रॉब्लम मैंने यहां रखे हैं, कुछ जगह पे नहीं रखे हुए। तो जहां जहां पे मेरे को लगता है कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम हो जाने चाहिए, तो वहां पे मैंने सॉल्व भी रखे। अनसॉल्व तो खैर है ही है। डन। पेज को आप बड़े आसानी से समझ पाओगे क्योंकि पेज नंबर नीचे दिया हुआ है और यहाँ पे टॉपिक भी बताया हुआ है कि कौन सा टॉपिक है। तो आप नीचे से भी वो बुक फ्लिप करोगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। दैट्स हाउ योर नोट्स आर मेड। राइट, अच्छा जी। अब जितने भी बच्चे हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपके जितने भी सवाल है उसे शांत कर लीजिए। लेक्चर के बाद आराम से देख लेंगे, आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो जितने फाउंडेशन के आप लोग नए बच्चे आए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा आराम दें, अनलेस एंड अनटिल मैं आपसे कोई सवाल पूछ लूं। तब तक कि आपके जितने सवाल है संभाल के रखें। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपके सारे सवालों के आराम से जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो वो मेरे पे छोड़ दो। तब तक कि आप अपने कमेंट को शांत कर दें, क्योंकि आप अगर कमेंट करते रहेंगे तो मेरा ध्यान बार बार वहां पे जाएगा, तो उससे इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। सो कमेंट को शांत कर दो। बिल्कुल लेक्चर एंड होने पे आपके सारे डाउट्स को और झेल लूंगा मैं। क्लियर है मालिक? ओके, सो लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। लेट अस स्टार्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट क्या पढ़ना है भाई साहब? हमको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961
ये है हमारा सब्जेक्ट भाई साहब। कितने मार्क्स के लिए दे रहा है? 60। कितना? 60 मार्क्स के लिए दे रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। अब समझते हैं कि क्या है ये सब्जेक्ट और ये इनकम टैक्स आखिर लाया किसने। सर देखो, मैं बेसिक बच्चा हूं, अपने को चाहिए जीरो से। मैंने बोला ओके, टेंशन मत ले, जीरो से जाएंगे। सर मुझे बताइए ये आखिर कौन था? क्या पहली बार इनकम टैक्स 1961 में ही आया? मुझे बहुत हिस्ट्री में जानना है, मुझे सब कुछ जानना है तुम्हारे बारे में। मैंने कहा ठीक है, बता देंगे, चिल मारो, सब बताएंगे, आराम से सुनिए। सो क्या इनकम टैक्स पहली बार 1961 में आया? ना मुन्ना ना, इनकम टैक्स बहुत पहले ही आ चुका था। कहां से आ चुका था? अगर मैं मुगलों के जमाने की बात करूं, राइट, आप एक व्यक्ति को जानते होंगे जो बहुत बड़े गुरु है, गुरुओं के गुरु है, चाणक्य जी। चाणक्य जी ने सबसे पहले जब अर्थशास्त्र लिख रहे थे तब उन्होंने एक फ्रेज लिखा था टैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। वो फ्रेज मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, इजाजत दीजिएगा। वो फ्रेज था, जस्ट लाइक सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ, just like sun draw moisture from earth, we will collect the taxes from the people and give it back as services। बड़ी शालीनता से उन्होंने टैक्स को समझाने की कोशिश की। इसका मतलब यह था कि जिस तरीके से सूरज धरती से इवेपोरेशन प्रोसेस से पानी ले लेता है और बाद में एक बारिश के तौर पे हमें वापस दे देता है, ठीक उसी तरीके से अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाणक्य जी कहते हैं कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और इस टैक्स कलेक्ट करने के बाद हम लोगों को इसे सर्विसेज के तौर पे वापस देंगे। हम इसे सर्विसेज के तौर पे वापस देंगे। सो जस्ट लाइक सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ, वी विल कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम पीपल एंड गिव इट बैक एज सर्विसेज। तो आज जब भारत सरकार टैक्स कलेक्ट करता है, तो वो क्या करता है इस पैसे का? डिस्कस करेंगे इसी तंज पे। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ही चाणक्य ने ये लिया, कर लागू हुआ, हिंदी में इसे कर कहा जाता है, कर लागू हुआ और कर आगे बढ़ने लग गया। अब इसे लॉ के फॉर्म में किसने लाया? आखिर वो कौन था जिसने यहां इसे लॉ के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया? लॉ के फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे सर जेम्स विल्सन। जी हां, इसे फादर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया भी कहा जाता है कि एक लॉ के फॉर्म में, पहली बार एक कानून के फॉर्म में इंडिया ने एक ब्रिटिश रूलर ने लेकर के आया जिनका नाम था लॉर्ड जेम्स विल्सन। क्या नाम था बेटा, बोलो जल्दी से? लॉर्ड जेम्स विल्सन इनका नाम था। इन्होंने लेकर के आया, कर लगाना शुरू किया। कर लगाने के बाद इन्होंने कर लगाया क्यों, पहले यह सवाल आता है कि आखिर इन्होंने कर लगाने के पीछे कुछ लॉजिक तो होगा। हाँ, लॉजिक था। हमें ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर्स भी चल रहे थे। वर्ल्ड वॉर्स के लिए खर्चे लगते थे और इस खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता था महसूल या कर के नाम से। धीरे धीरे इसको एक लॉ बना दिया गया। इसके बाद 1922 आया। कौन सा ईयर आया? 1922। 1922 के अंदर में पहली बार एक इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में और इसे एक रेगुलर टैक्स लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट करना चालू किया। कैसा कलेक्ट करना चालू किया बेटा? लैंड रेवेन्यू। अब आप ये पूछेंगे ये लैंड रेवेन्यू क्या होता है? लैंड रेवेन्यू मतलब एक टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से कि पूरे भारत से हम क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से भी क्या कलेक्ट करना चालू किया? इनकम टैक्स कलेक्ट करना चालू किया। ये लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर अग्रीमेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते, तो लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट करना शुरू किया। सो अगर मैं डीप हिस्ट्री में जाऊं, सो लॉर्ड जेम्स विल्सन इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स एक्ट। लिखते जाना साहब। सो यही था वो आदमी। अगर आगे जाकर के इस सब्जेक्ट के अंदर में कभी भी फ्रस्ट्रेशन आए, कृपया गाली जो मारनी है वो इन व्यक्तियों को मारे, इसको मारे, मैं भी मारता हूं, ठीक है। लॉर्ड जेम्स विल्सन, फर्स्ट टाइम एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1922। लॉर्ड जेम्स विल्सन ने इसे करीब 1860 में ही लागू कर दिया गया था,
लेकिन इसे एक्ट का स्ट्रक्चर नहीं दिया गया था। एक्ट का स्ट्रक्चर पहली बार मिला 1922 में। इसीलिए जब आप मेरे साथ कई बार प्रोविजन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होता है अर्स्टवाइल इनकम टैक्स एक्ट 1922, राइट। और इसके बाद द लॉ वॉज अमेंडेड एंड ब्रॉट इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बाद 1922 के कानून को बदला गया 1961 के अंदर में नया कानून लेकर के आए, और आज जो हम 2021 में पढ़ रहे हैं वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अमेंडेड था। अब आप ये पूछेंगे सर सर आई हैव अ डाउट सर। मैंने कहा ठीक है बेटा बोल, क्या डाउट है, मैं हूं ना। कहा सर जब 1922 में हमारे पास एक्ट था तो वाई हमने क्यों 1961 में वापस से एक्ट को चेंज किया। नो आई डोंट लाइक चेंजेस। क्यों चेंज किया हमने? हाँ नादान लड़की, मैं तुझे बताता हूं कि 1922 और 1961 में कई जगह पे चेंजेस करने पड़े, और उस चेंज करने का मुख्य रीजन क्या था मैं तेरे को वही बता देता हूं। हाँ ये सर मुझे तो बताइए, आप जल्दी से बताइए क्या क्यों करना जरूरी हुआ ये। बेटा वो हुआ इसलिए क्योंकि 1922 में हमारा भारत आजाद नहीं था, तो हर जगह पे कानून में ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज हुआ करता था, बराबर है। 1947 में मिली हमें आजादी, 1947 में हमें मिली आजादी 15 अगस्त 1947। अब 1947 के बाद जब हमें आजादी मिल गई तो हमने हमारा पार्लियामेंट लगा दिया, पर इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर में तो आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज होता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट तो रहा ही नहीं, वो तो इंडियन पार्लियामेंट बन गया। प्लस कई जगह पे उनके अथॉरिटीज के अप्रूवल थे, अब हमने हमारा अथॉरिटी बनाना था तो वहां चेंज चाहिए था। प्लस समय के अनुसार, यस समय के अनुसार बदलाव की जरूरत होती है, तो इसलिए भी कई बदलाव किए गए। तो जरा शायरी में कहना चाहूंगा, बात दिल तक पहुंचे तो वाह वाह करना, बात अगर दिल तक पहुंचे तो वाह वाह करना कि पन्ने दर पन्ने तो हमारी हैंडराइटिंग भी बदल जाती है, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि लोग और कानून बिल्कुल ना बदले। यह तो सही नहीं है कि हर पन्नों पे हमारी राइटिंग बदल जाती है और तुम उम्मीद कर रहे हो कि वो लोग और कानून बिल्कुल ना बदले। यह तो सही नहीं है ना, बदलना जरूरी है। तो समय के अनुसार 1961 के अंदर में इस लॉ को बदला गया। तो वापस से पता कर लेते हैं, हिस्ट्री आ रही है चाणक्य के टाइम से, लेकिन हमें इतना पता करने की जरूरत ही नहीं है इसको उतारा किसने, कागजों में इसको किसने उतारा। पहला लॉर्ड जेम्स विल्सन, जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को 1860 में लाया। वॉर के टाइम पे इसे मैक्सिमम यूज किया गया, पर इसे कंटिन्यू नहीं किया गया, फिर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बाद में आकर के 1922 में एक प्रॉपर एक्ट बना दिया गया और इसे लैंड रेवेन्यू के नाम से कलेक्ट किया गया। सो इट वॉज एंड स्टिल कलेक्टेड एज लैंड रेवेन्यू। It was and still collected as land revenue. Yes प्रभु। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। हिस्ट्री तो हमने समझ ली सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर सर हमें कई और चीजें पढ़नी है। आप हमें समझाइए ये किस तरीके से वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है। जरूर समझाएंगे सर, लेकिन इसके पहले हमें कुछ बेसिक समझने होंगे। तो मैं जानता हूं और जानना चाहता हूं कुछ बेसिक्स, सम बेसिक्स जो मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैं तो बेचारा नया नया बच्चा हूं, कौला हूं। मुझे बताइए हाउ यू रीड दिस। हाउ यू रीड दिस, आप इसे कैसे रीड करेंगे। सो एनीवन, आप में से जितने बच्चे हैं तुरंत अपना हाथ उठाइए, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे मारिए और बताइए इसको रीड कैसे करते हैं। मैं बड़ा नादान सा बच्चा हूं, मुझे समझता नहीं है इसको कैसे रीड करते हैं। एनीवन, ठीक है, जिसने सही जवाब दिया वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, मेरी दुआ। टू सब सेक्शन 22। अच्छा, सो समीर कह रहे हैं 2 सबसेक्शन 22।
टू सबसेक्शन अ सबसेक्शन। मस्त विनायक भाई, मस्त। कृष्णा कह रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए सब क्लॉज सी, और यहां पे कृष्णा मोहन ने एकदम सही जवाब दिया है। यहां पे कृष्णा मोहन ने सबसे सही जवाब दिया हुआ है, निशांत ने भी एकदम सही जवाब दिया है, मुकेश ने सही जवाब दिया है, मालिक, अमित, पूर्वा, दीप्ति, साक्षी, सभी जन ने बहुत सही जवाब दिया। और जी हां, कई बच्चे फाउंडेशन के अंदर में लॉ तो पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कानून को पढ़ना कैसे ये नहीं पता होता, और यहां पे ये बहुत ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली इनकम टैक्स मतलब एक लॉ है जिसको तुम पढ़ रहे हो, तो यू मस्ट नो कि पढ़ते कैसे, साथ साथ में लिखते जाना। सबसे पहली चीज को हम पढ़ते हैं सेक्शन इन इनकम टैक्स। सबसे पहली चीज को हम पढ़ते हैं सेक्शन। सेक्शन के बाजू में जो आपको ब्रैकेट में मिल जाए हम इसे कहते हैं सब सेक्शन। सब सेक्शन के बाद जो ब्रैकेट मिल जाए हम इसे कहते हैं क्लॉज, और नेक्स्ट ब्रैकेट को हम कहते हैं सब क्लॉज। सेक्शन समझ में आया? साथ साथ में लिखते जाना बेटा, मैं बोलूंगा नहीं, आप साथ साथ में लिखते जाना। कुछ बेसिक्स आज हम लोग डेवलप करेंगे कानून पढ़ने से पहले। अच्छा जी सर, सर मैं क्या कहता हूं, एक्ट और रूल्स दोनों सेम ही चीज होती है। चलो उससे पहले एक वाइल्ड गेस करना, इनकम टैक्स में कितने सेक्शन होंगे? एक वाइल्ड गेस करो, हाउ मेनी सेक्शंस विल बी देयर इन इनकम टैक्स एक्ट? हाउ मेनी सेक्शंस विल बी देयर इन इनकम टैक्स एक्ट? बताने के लिए आपको बता दूं, इनकम टैक्स का बुक कुछ इस साइज का होता है। बताने के लिए आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट का बुक कुछ इस साइज का होता है। तो एक वाइल्ड गेस मारिए कि किस साइज का होगा। 600 प्लस, जी हां 600, 298, बहुत बढ़िया, 400 प्लस, बहुत शानदार, 545, क्या बात है, 10,005, 10,005 एक, 758, 400 to 500, 500 to 600, क्या बात है। सर क्यों डरा रहे हो? अरे डरा नहीं ना हूं बेटा, ये तुम्हारी अब जिंदगी होने वाली है। ऐसी छोटी छोटी बुक्स तुमको अब बहुत आराम से लग जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, सबने वाइल्ड गेस किया, मुझे अच्छा लगा। ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स 298 सेक्शंस। हालांकि ये सिर्फ कहने के लिए 298 सेक्शंस है मेरे भाई, प्रिसाइजली देयर आर 758 सेक्शंस। एक दिन मैं खुद इस सब्जेक्ट से परेशान होकर के बुक लेकर के बैठा। जब मैं बुक लेकर के बैठा तो मैंने एक एक सेक्शन काउंट किया। साहब ये लोग तो तुम्हें बना रहे हैं, मेरी बात सुनना, ये लोग तुम्हें बना रहे हैं। सर कैसे बना रहे हैं? अरे बहुत तगड़े लेवल पे बना रहे हैं भाई तुमको। 298 सिर्फ कहते हैं, पर बाद में क्या होगा पता है? ये सेक्शन 80 को सिर्फ सेक्शन 80 काउंट करेंगे। 80A, 80B, 80C, CCD, CCC, D, डबल डी, DDB, ऐसी लंबी लिस्ट लगा देते। नंबरिंग में तो ये सिर्फ 80 काउंट होता है, पर वो सारे सेक्शन अलग है। तुम आगे जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा। यस, सो टेक्निकली देयर आर 298 सेक्शन। अगर आपको एमसीक्यू, ये क्वेश्चन बढ़ाओ के एमसीक्यू बनेगा, बोलो ये क्वेश्चन बढ़ाओ के क्या बनेगा? एमसीक्यू बनेगा। सो देयर आर 298 सेक्शन, अगर कभी आ जाता है 298 सेक्शन। हालांकि रियल लाइफ में देयर आर 758 सेक्शन मोर प्रिसाइजली। अच्छा सर क्या पूरे 298 सेक्शन पढ़ने हमको? ना मुन्ना ना, फाइनल में भी डायरेक्ट टैक्स है बेटा, फाइनल में भी मेरे से मुलाकात होगी। तुम मेरे से यही नहीं, फाइनल में 200 मार्क के लिए मिलोगे, इंटरनेशनल टैक्स प्लस डायरेक्ट टैक्स 200 मार्क के लिए फिर मेरे से मिलोगे। तो कुछ यहां पे है, कुछ वहां पे है, राइट? अच्छा जी सर क्या हमें सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है सर? डू वी नीड टू रिकॉल द सेक्शंस? क्या हमें सेक्शंस को याद रखना जरूरी है? स्ट्रेट आंसर नो। हालांकि मेरे साथ आपको आदत हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी। आपको सेक्शन नंबर याद करने नहीं होते, बहुत ही फुटाइल एक्टिविटी है, बिल्कुल मत करना। ये टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटी है, तो बिल्कुल मत करना सेक्शन नंबर याद, इससे मार्क्स नहीं मिलते, ये बात याद रखिएगा, राइट? अच्छा जी,
आगे बढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं सर ये एक्ट और रूल्स एक ही होता है, क्योंकि देखो हमको उन्होंने कहा एक्ट, बट मैंने तो एक्ट के अलावा रूल्स भी पढ़े। अब आपके मन में सवाल आएगा ये दोनों सेम हुए कि अलग अलग हुए हैं? मैं तो कहता हूं दोनों सेम होते हैं। चलो बोलो हां या हां। मैं कहता हूं एक्ट और रूल्स सेम होते हैं, बोलो हां। एक्ट और रूल्स दोनों सेम होते हैं, बोलो हां। नहीं नहीं, अरे एक होते हैं, कैसी बात कर रही हो तुम लड़की विभूति? बेटा ये एक ही होते हैं, एक्ट और रूल्स तो एक ही होते हैं। किसने कहा? कौन कह रहा है? ये कौन है वो आदमी जो कह रहा है अलग अलग है? अलग है? दोनों अलग है? नहीं। ओ तेरी, हार्दिक, यश, नवीन, प्रतीक्षा, इंदु सब बोल रहे हैं नहीं। क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? कितने प्रतिभाशाली लोग हैं हमारे, क्या डिफरेंस है दोनों में? शायद साइज का हो, ये रूल्स का साइज है। शायद साइज का हो, ये रूल्स का साइज है। रूल्स आर द पार्ट ऑफ एक्ट। अच्छा, रूल्स आर द पार्ट ऑफ एक्ट। तो अच्छा, जैसे मैंने किसी से पूछा कि भैया एक्ट क्या होता है और रूल्स क्या होता है, किसी को सिंपल भाषा में समझाना चाहोगे तो क्या समझाओगे? एक्ट ब्रॉडर टर्म है और रूल्स थिनर टर्म है। अच्छा जी, एक बच्चा आज मेरी लेने पे तुला है। मिलन मिलन लिखता है, विजय सर लड़कियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे भाई जो तू है वो मैं नहीं हूं, तो मैं अपोजिट पे देता हूं। मत खींच मेरे भाई, मैं तू पहले मेरा हिस्ट्री पता करके आ रहे, उसके बाद मेरी लेना चालू कर। मैंने तेरी लेना चालू कर दिया और तकलीफ है। चल इधर आ, धंधे पे ध्यान दे। ये बात बोली आकाश ने, हबीब ने भी बहुत बढ़िया बात बोली। बेटा एक्ट और रूल्स के अंदर में फर्क क्या है? एक्ट कंटेन प्रोविजंस ऑफ लॉ। एक्ट कंटेन प्रोविजंस ऑफ लॉ, whereas rules contain implementation of law। छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहूंगा। एक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्ट क्या होता है? वो बताता है कि आपको रिटर्न भरना है। एक्ट सिर्फ इतना बताता है कि बेटा आपको रिटर्न भरना है, बराबर है। रूल्स बताता है कब भरना है, कैसे भरना है, कौन से फॉर्म में भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, किसको भरना है, किसकी साइन होगी, किसके पास जाएगा, कहां से आई है, कहां को जाएगी, ये सारी बातें फिर बाद में रूल्स करता है। मतलब एक्ट बताता है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, रूल्स बताता है व्हाट आर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लॉ बन गया, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये रूल्स बताता है। यस, ये कौन बताता है बेटा? रूल्स बताता है। अच्छा जी सर, सर एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, जबकि रूल्स जो होता है वो होता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब आप ये पूछेंगे कि सर एक्ट 1961 रूल्स 1962 ऐसा क्यों? ये तो भेदभाव है ना सर। एक्ट 1961 रूल्स 1962 ऐसा क्यों? इस सवाल को पकड़ के रखिएगा, शायद आज या आज नहीं तो कल डेफिनेटली इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो एक सवाल मैं आपके दिमाग में छोड़ रहा हूं, एक्ट 1961 और रूल्स 1962 ऐसा क्यों? क्लियर है? ठीक है, ये एक सवाल है, जब जुड़ेगा ना तुम्हारे दिल से निकलेगा भाई फुल रिस्पेक्ट, ऐसा। सो सबसे पहले सेक्शन के बाद एक्ट, रूल्स। सर एक्ट और रूल्स को अलग अलग पढ़ना होता है या साथ में पढ़ना होता है? अब आप बताइए। अगर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया तो आप मुझे बताइए कि एक्ट और रूल्स को फिर साथ में पढ़ना होगा या अलग अलग पढ़ना होगा? साथ में पढ़ें या अलग अलग पढ़ें? ऑब्वियस सी बात है, आपको दोनों की क्या करनी पड़ेगी? कंबाइंड रीडिंग करनी पड़ेगी।
क्योंकि सिर्फ लॉ पढ़ के नहीं चलेगा, लॉ को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ अगर ये लग रहा है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये गलत है। तुझे रूल्स भी साथ साथ में पढ़ने हैं। अच्छा जी सर, सर व्हाट इज नोटिफिकेशन? कभी सुना है ये शब्द? कभी ये शब्द सुना है नोटिफिकेशन? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर दैट मैटर एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, सर्कुलर। जिस भी बच्चे को इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो प्लीज बताएं। नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, और ये क्या काम आते हैं? बोलो जल्दी, सर्कुलर क्या काम आते हैं, नोटिफिकेशन क्या होता है? इन दोनों को समझाने के लिए मैं आपको लॉ की एक मशीनरी समझाता हूं। इन दोनों चीजों को समझाने के लिए मैं लॉ की एक मशीनरी समझाता हूं, जिसको आप लिखेंगे नहीं अभी, उसको लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, अभी नहीं लिखना। सबसे पहले समझते हैं हाउ लॉ वर्क्स। कोई कानून काम कैसे करता है, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स का कानून काम कैसे करता है, यह अभी लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझ लेना। मैं इसको लिखने के लिए सेपरेट टाइम दूंगा, क्लियर है? देखो, एक होते हैं लॉ बनाने वाले, दैट इज लॉ मेकर। दूसरे होते हैं इस लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले, मतलब लॉ इंप्लीमेंटर। और तीसरे होते हैं इसको देख के, समझ के, जान के, बूझ के, परख के सही डिसीजन देने वाले, मतलब लॉ इंटरप्रिटर। कुछ भी मत लिखना सेट, कुछ भी मत लिखना। लॉ कैसे मैकेनिज्म पे वर्क करता है इसको देखते हैं। आखिर कानून बनता है तो बनता कैसे है? यस, क्योंकि अपना मोटो क्लियर है बेटा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम ही रद्द कर दो। जाएंगे तो बड़े डीप में जाएंगे, एक एक तार बाहर खींच के लेके आएंगे। कानून काम कैसे करता है, इससे पहले यह समझना है कि कानून के 3 विंग है। जैसे हमारे शेर के 3 चेहरे बनाए जाते हैं, जब भी आप देखते हो अशोक स्तंभ पे, तो 3 वर्क होता है। एक वो जो कानून बनाते हैं, एक जो उस कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, तीसरे जो उस कानून को इंटरप्रेट करते हैं। एक एक को समझते हैं। आपको क्या लगता है भारत में कानून कौन बनाता है? चलिए कोई नया लॉ बनाना है, कोई नया लॉ बनाना है, लॉ बनाता कौन है? लॉ बनाता कौन है? दर्शन सर बनाते होंगे। अब दर्शन सर पढ़ाते हैं। कानून कौन बनाता है? हु मेक्स लॉ इन इंडिया? लेजिस्लेचर। अरे नालायक लड़के, जो कानून बनता है उसको लेजिस्लेचर बोलते। एमपी लोग कानून बनाते हैं। अच्छा भाई साहब, एमपी लोग कानून बनाते हैं। कल्पना जी, आपको सच में ऐसा लगता है बच्चे कि वो कानून बनाने वाले लोग हैं? वो उसे पास करते हैं या कानून बनाते हैं? पार्लियामेंट लॉ बनाता है। अरे नालायको, पार्लियामेंट उसको पास करता है। पार्लियामेंट कोई पर्सन है जो लॉ बना देगा? आए बड़े, पार्लियामेंट पार्लियामेंट क्या, सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट पार्लियामेंट उसको पास करता है। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, सवाल पे ध्यान दो। हु मेक्स लॉ इन इंडिया? पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं। यह आया सही जवाब, और सही जवाब दिया है दीक्षा दीक्षित बच्चे ने। बेटा, लॉ बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसको बोलते हैं MOLJ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कहा जाता है बेटा इसको। सब मिलकर लॉ बनाते हैं। खिचड़ी है ना, सब मिलकर लॉ बनाएंगे। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो हु मेक्स लॉ इन इंडिया? लॉ मेकर इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, MOLJ, along with relevant ministry,
सबसे पहले एक ड्राफ्ट बिल बनता है। यहां का प्रोसेस आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, इसके आगे का प्रोसेस आपने पढ़ा है, पर ड्राफ्ट बिल कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सबसे पहले ड्राफ्ट बिल बनाती है। ये ड्राफ्ट बिल किस बेसिस पे बनता है, आखिर कैसे उनको समझ में आता है? मतलब इमेजिन करना, कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हेड वो सोए हैं आराम से, क्या कानून की देवी आती होगी, उनको कहती होगी हे हेलो सुन सुन सुन, ए सुन सुन, सो मत उठ उठ उठ, कल ना सुबह उठ के जब तू ऑफिस जाएगा ना तो प्लीज एक नया कानून बना देना। ऐसा होता होगा? क्या उनके सपने में आता है कि क्या कानून बनाना है? कैसे पता चलता होगा उन्हें कानून बनाना है? सोचो सोचो सोचो, ये लेक्चर में ना आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जितनी डीप में जाएगी, क्लैरिटी उतनी जल्दी आएगी। तो उनको क्या ऐसा होता होगा कि उनको जा करके कोई सपने की देवी उन्हें उठाती होगी, कल ना प्लीज ये वाला लॉ बनाना और पेज ना पिंक यूज करना, ऐसा होता होगा? यस, दिस इज, अंश ने बिल्कुल सही बात करी। पब्लिक प्रॉब्लम्स, रिलेटेड इश्यूज, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल इश्यूज, इन सबको बेसिस पे एक कानून बनाया जाता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाता है। बात समझ रहे हो? इन सबको ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कानून है उस मिनिस्ट्री के साथ सबसे पहले एक ड्राफ्ट बिल बनाता है। इस ड्राफ्ट बिल को बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाता है, लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है। जब ये दोनों हाउसेज से पास हो जाता है, इसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट सर की मंजूरी मिलती है, एंड द मूवमेंट इसको प्रेसिडेंट सर की मंजूरी मिल गई, ये कानून बन गया। तो सबसे पहले जाता है ड्राफ्ट बिल। अच्छा, ड्राफ्ट बिल से रिलेटेड कुछ और बातें बता दूं। आज जब भी कोई नया कानून बनता है तो इनफैक्ट इसकी एक कॉपी हर मिनिस्ट्री को जाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए को जाती है, उनके व्यूज लिए जाते हैं, बेस्ट कंपनीज के एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाता है, उनके व्यूज लिए जाते हैं, और इन सारे व्यूज को कंबाइन करके एक ड्राफ्ट बिल बनता है। क्योंकि जब ये राज्यसभा और लोकसभा में जाता है तो ये अपनी फाइनलिटी को अचीव कर चुका होता है, इट्स जस्ट दैट कि वोटिंग लेकर के इसको पास करना है। यस, तो उसके पहले ही ड्राफ्ट बिल में ये सारी चीजें हो चुकी होती है, उसके पहले ही ड्राफ्ट बिल में ये सारी चीजें हो चुकी होती है। सो दिस इज हाउ लॉ मेकर मेक्स अ लॉ। लॉ मेकर ने लॉ मेक कर दिया, अब इस लॉ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इस लॉ को क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो अ डेडिकेटेड बॉडी इज एंट्रस्टेड टू इंप्लीमेंट द लॉ। ठीक है, अब डेडिकेटेड बॉडी कौन बनी? डेडिकेटेड बॉडी बनी मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, और इसके अंदर में दो पार्ट बने, एक बना सीबीडीटी, दूसरा बना सीबीआईसी। दो पार्ट बने, एक बना सीबीडीटी, दूसरा बना सीबीआईसी। सो ये लॉ इंप्लीमेंटर के थ्रू किस तरह से वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर में दो पार्ट बने, सीबीडीटी, सीबीआईसी। सीबीडीटी का मतलब होता है बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं ये सब सीबीडीटी हैंडल करता है। ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा, ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उसको इंप्लीमेंट करना, उसके लिए लॉ निकालना, उसके लिए फॉर्म्स निकालना, उसके लिए प्रोसीजर निकालना, सब कुछ अब सीबीडीटी करता है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट टैक्स। व्हेन इट कम्स टू सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी। यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा सीबीआईसी हैंडल करता है।
अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, लॉ इंप्लीमेंटर ने जो लॉ बना है उसको इंप्लीमेंट कर दिया, बराबर। जब इंप्लीमेंटेशन करोगे तो तुम्हें एक्चुअल समझ में आती है कि दिक्कतें कहां कहां आ रही है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कुछ सालों पहले दैट इज 2017 में रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी कर दिया। मतलब अगर आपको रिटर्न भरना है तो आपको आधार होना जरूरी है। खैर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे आधार और पैन कर दिया गया, पर पहले आधार रखा गया था। अब प्रॉब्लम कहां आई जरा समझिएगा, नॉन रेसिडेंट भी इंडिया से इनकम कमाता है, ही इज ऑल्सो लायबल टू टैक्स इन इंडिया। अब वो आए, वो बोले मैं तो रिटर्न नहीं भर रहा हूं। डिपार्टमेंट बोला क्यों नहीं भर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, तुमने इनकम कमाई है, तुम्हें रिटर्न भरना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट, हुजूर माय बाप आप गलत कर रहे हैं, आपने अपने कानून के अंदर में लिखा है हमें आधार होना चाहिए, बट आपकी सरकार हमें आधार नहीं देती, वी आर नॉन रेसिडेंट्स। ओ तेरी, ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि लॉ मेकर ने तो अच्छे से सोचा कि मैं हर आदमी को आधार के साथ लिंक कर दूं, लेकिन वो ये सोचना भूल गया कि नॉन रेसिडेंट के केस में तो आधार हम देते ही नहीं। जब नॉन रेसिडेंट्स के केस में आप आधार देते ही नहीं तो वो क्या करेगा फिर। मतलब लॉ मेकर ने लॉ बनाया, लेकिन लॉ इंप्लीमेंटर ने जब उसको इंप्लीमेंट करने गया तब उसको पता चला टेक्निकल डिफिकल्टी क्या है। और यहां जो डिफिकल्टी आती है, इफ डिफिकल्टी अराइज, फर्स्ट दे सॉल्व इट। अगर कोई ऐसी चीज है जो उन्हीं से सॉल्व हो जाती है तो सबसे पहले वो कर देते हैं, और एल्स कम्युनिकेट टू मिनिस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री को कम्युनिकेट किया जाता है कि भैया ये चैलेंजेस आ रहे हैं, कानून को बदलो, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, कानून को बदलो। यहां तक के सभी को समझ में आ रहा है, यहां तक के मालिक सभी को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। चलो, सो लॉ मेकर ने लॉ बनाया, लॉ इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट किया, अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ, कोई बात नहीं। कहीं टेक्निकल डिफिकल्टी आई, कुछ चीजें वो खुद सुधार लेंगे पहले बेसिस पे जितने उनसे हो सकती है, जो नहीं हुई उनको मिनिस्ट्री को बताना पड़ता है, फिर मिनिस्ट्री उस कानून में चेंजेस लेके आता है। यूं ही 1922 का एक्ट 1961 में नहीं बदल गया, क्योंकि डिफिकल्टी आई। जब हमने चीजें अपने हाथों में ली, वी लर्न, जब हमने चीजें अपने हाथों में ली सो वी लर्न, और हमने इस सीख को इंप्लीमेंट किया। क्लियर है? अच्छा जी सर, कस्टम क्या है? कस्टम एक प्रकार का ड्यूटी है, पता चल जाएगा वो, डोंट वरी। अभी हमने आपको कुछ भी नहीं खोला, अभी सिर्फ वर्ड ओपन कर रहे हैं। अच्छा जी साहब, तो ये तो ठीक है। अब आते हैं आगे। अब क्या होता है, अगर कोई चेंज लेकर के आना है, ध्यान से सुनना। अब जब लॉ हम लोग लेकर के आते हैं, कुछ चीजें हमें ही पता चल गई कि इसमें चेंज की जरूरत है। अब ये चेंज लोगों तक कैसे पहुंचाएं, सोच के देखिएगा। अब मान लो जब इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट किया तो इंप्लीमेंट करते वक्त उसको पता चला अब मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं, मतलब इंप्लीमेंटर खुद कुछ डिफिकल्टीज को रिमूव कर रहा है। अगर उसको कुछ चीजें डिफिकल्टी रिमूव करनी है तो उसे लोगों तक के पहुंचाना है कि भैया हम ये कानून को या इस प्रोसीजर को इस तरह से बदल रहे हैं। सो नाउ हाउ यू विल डू दैट? इतने लोगों को एक साथ कैसे बताए? सर स्नैपचैट अपडेट कर दो, सर रील्स डाल दो, बहुत लोग देख रहे हैं, सर शॉर्ट्स डाल दो, यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत देख रहे हैं। गवर्नमेंट है बेटा, है ना, गवर्नमेंट है, तेरी काली काली दो आंखियां नहीं है कि एक डाला और काम खत्म हो गया। बात समझो, गवर्नमेंट है, हैज टू वर्क फॉर्मली। तो ऐसे केसेस के लिए क्या निकाला गया है? नोटिफिकेशन। ऐसी ही चीजों के लिए क्या निकाला गया है? नोटिफिकेशन। जहां पे भी सरकार किसी चीज को चेंज करती है, कम्युनिकेशन ऑफ चेंज, कोई भी बदलाव होता है, यह बदलाव लोगों तक के एक फॉर्मल तरीके से पहुंचाया जाता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट से पहुंचाया जाता है, और इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं नोटिफिकेशन। इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? नोटिफिकेशन। सो नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ चेंज।
इन एक्ट और रूल्स। अच्छा सर, इट्स अ कम्युनिकेशन ऑफ चेंज। ठीक है सर, इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। सरकार इसे नोटिफाई करती है। सर मुझे भी नोटिफिकेशन चाहिए, कहां मिलेगा? ऑफिशियल गैजेट पे जाओ। सर ऑफिशियल गैजेट अप्पा बड़वन चौक पे मिलेगा? ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट है। यस, ई गैजेट .nic.in, egazette.nic.in ये वेबसाइट है। इस पे आ जाता है, फिजिकल फॉर्म भी आता है, incometaxindia.gov.in पे भी मिल जाएगा। incometaxindia.gov.in पे भी आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो अब समझा नोटिफिकेशन क्या होता है, कि सरकार को अगर कुछ भी बदल गया वो बदल गया, अगर कुछ भी बदल गया तो बदलाव लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? बदलाव लोगों तक के पहुंचाया जाता है बाय वे ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। सर नोटिफिकेशन और एक्ट दोनों भिड़ गए, कौन जीतेगा, एक्ट या नोटिफिकेशन? सपोज दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, सपोज कर लो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, जनरली ऐसा होता नहीं, पर अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है तो आप मुझे बताइए कौन जीतेगा, एक्ट जीतेगा या नोटिफिकेशन जीतेगा? अमित कह रहे हैं सर एक्ट। अमित कह रहे हैं सर एक्ट, यश कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन, प्रतीक्षा कह रही है सर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन, एक्ट, नोटिफिकेशन। बट अगर मैं पोल ले लूं तो सब नोटिफिकेशन कह रहे हैं, एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नोटिफिकेशन। सर क्यों? भैया कुछ बदलाव किए हैं वही अप्लाई करेंगे। नहीं तो बदलाव करने की जरूरत ही क्या होती? कुछ बदलाव किए हैं वो बताना है, नहीं तो बदलाव करने की जरूरत ही क्या होती सेठ? बात समझ रहे हो आप? सो नोटिफिकेशन प्रिवेल ओवर द एक्ट। नोटिफिकेशन प्रिवेल ओवर द एक्ट। छोटा सा एग्जांपल, एक्ट में लिखा है कि भैया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है जुलाई, पर नोटिफिकेशन ला करके इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, नोटिफिकेशन लाके इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। ऑल नोटिफिकेशन 6 months before exam are applicable। ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। मतलब अगर आपका मई 22 है तो अक्टूबर 21 तक के जितने नोटिफिकेशन सरकार ने निकाले वो आपको एप्लीकेबल। अगर आपका नवंबर 22 अटेम्प्ट है तो मई 22 तक के जितने नोटिफिकेशन सरकार ने निकाले वो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल। सर मतलब हमें एक्ट भी पढ़ना है, हमें रूल्स भी पढ़ने हैं और हमें नोटिफिकेशन भी पढ़ने हैं। मतलब हमें सिर्फ इनकम टैक्स नहीं पढ़ना, एक्ट भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन भी पढ़ने हैं। समझ में आई बात? सो आपके अटेम्प्ट के पहले 6 months बिफोर द एग्जाम जितने भी नोटिफिकेशन एप्लीकेबल रहेंगे सब आपको लागू होंगे। यस, अच्छा जी सर। सर नोटिफिकेशन अगर ये है, नोटिफिकेशन अगर ये है तो सर सर्कुलर क्या है? एनीवन, व्हाट इज सर्कुलर? एनीवन, व्हाट इज सर्कुलर? एनीवन, व्हाट इज सर्कुलर? सर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, क्लियर द डाउट्स। अच्छा, इंटरप्रिटेशन के लिए रहता। अच्छा, डाउट क्लियर करने के लिए रहता।
नहीं, मेरे को एक थोड़ा जोर से सवाल आया, मेरे को बहुत जोर से सवाल आया है। ये कौन से डाउट है और किसके डाउट है जो क्लियर कर रहे हैं सरकार? ये किसके डाउट क्लियर कर रही है सरकार सर्कुलर लाके? सर्कुलर इज मैंडेटरी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ये बात सही है। क्लैरिटी नोटिफिकेशन, अच्छा नोटिफिकेशन में क्लैरिटी के लिए सर्कुलर लाते, तो नोटिफिकेशन ही क्लियर क्यों नहीं लिख देते? मेरे को भाई सवाल आया है, मैं गलत हो सकता हूं। अच्छा, नोटिफिकेशन के डाउट के लिए सर्कुलर आता है, भाई साहब फुल रिस्पेक्ट, क्या नॉलेज लेके आए हो मेरे भाई, चुम्मा एक नंबर। सर्कुलर इज अ नोटिस, अच्छा लॉ इंटरप्रिटर के डाउट क्लियर करने के लिए लेके आते हैं, अच्छा एक्ट के क्लैरिफिकेशन के लिए लेके आते हैं, अच्छा जो नोटिफिकेशन निकाला उसके डाउट क्लियर करने के लिए होता है। इतना कैसे गलत हो सकते हो बे तुम सब, इतना कैसे गलत हो सकते हो? वो तो अच्छा हुआ मैंने बेसिक से चालू कर दिया, नहीं तो इस जन्म में तुम क्या के क्या ही लिख के आते। सुनो इधर आओ, इधर आओ, ये इस कंसेप्ट पे वापस आओ, इस कंसेप्ट पे वापस आओ। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, इधर सुन, ओ चम्मी कपूर इधर, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, लॉ इंप्लीमेंटर ने लॉ इंप्लीमेंट कर दिया। अब जरा सोच के देखियो भाई, जरा सोच के देखियो मेरे भाई, इधर इमेजिन करो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ले, ठीक है, और इन सब के हार्ट में पुणे। इमेजिन करना, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया। अब मुंबई में जो एओ बैठा है, असेसिंग ऑफिसर बैठा है, डिपार्टमेंट का ऑफिसर बैठा है, और दिल्ली में जो ऑफिसर बैठा है, जरूरी है ये दोनों एक ही चीज सोचे कानून के ऊपर? अलग अलग भी तो सोच सकते हैं ना। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मतलब आपके लेवल पे उतर के बताता हूं कि जब चार दोस्त खड़े हो और वहीं से खूबसूरत बेहद उम्दा लड़की, वैसे हर लड़की खूबसूरत है, आ रही है, तो कोई उसमें अपनी भाभी देखता है, कोई उसमें अपनी दिलरुबा देखता है, किसी को उसमें अपनी बहन याद आती है। इंटरप्रिटेशन सबके अलग हो सकते हैं ना मेरे भाई, इंटरप्रिटेशन सबके अलग हो सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चलिए जितने नालायक बच्चे हैं, मजे करने का एक टाइम दे रहा हूं, ठीक है, मजे करने का एक टाइम दे रहा हूं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इसमें क्या है, क्या है ये? इंटरप्रीट करो जरा। क्या है जरा ये इंटरप्रीट करो। एनीवन, आपके जो दिल में आ रहा है बिंदास लिखिए। अपने हाथों को आज रोकना अपने आप को सजा देने जैसा है। अब बियर ग्लास विथ आइस, बहुत बढ़िया बेटा। सर पानी है, सर बार में जो मिलता है वो है, सर जूस है। ये लोग नया इतिहास बनाएंगे, जूस है। अच्छा सर पानी में आइस है, सर पिना कोलाडा है, सर वेल है, वेल। अच्छा सर शेक है। अबे विस्की की स्पेलिंग डब्ल्यू से आती है, वी से नहीं, नालायक लड़के। खाना बनाने का बर्तन है सर, बहुत बढ़िया। अमीर लोगों के जूस के ग्लास है सर ये। रात की तैयारी है सर ये। लेमन सोडा है सर ये। लेमन ड्रिंक है सर। नींबू शरबत है सर ये। टकला शॉट नहीं बे, टकीला शॉट होता है। टकला शॉट क्या होता है ये जीवन में? मॉकटेल है सर। नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक। अब रुक जा बेटा, आगे मत बढ़, मैं लेक्चर छोड़ दूंगा, आगे मत बढ़, ध्यान से सुन जरा। सोचना तुमने क्या किया। मैंने तो आप सबके सामने एक चीज रखी, लेकिन जिसकी जैसी इच्छा, माहौल, एक्सपीरियंस, इंटरप्रीट सबने अपने अपने तरीके से किया।
कोई ने इसे जूस कहा, कोई ने इसे पानी कहा, कोई ने इसे डस्टबिन कहा, सबने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? यही तो पॉइंट है मेरे लाला। लॉ किसी एक आदमी ने बनाया, अपना पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है भाई, बात समझ ले। कानून बना के किसी ने रख दिया, इंटरप्रेट तो कोई कुछ भी कर सकता है। इंटरप्रेट तो कोई कुछ भी कर सकता है। सी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड, नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। नो, मैंने तो कानून बना करके यहां रख दिया। हर आदमी ने अपनी इच्छा, एक्सपीरियंस, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट के हिसाब से यहां पे लगा दिया, अपने मर्जी के हिसाब से। अब तुम एक साथ, जिनको मैं एक ही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, वो अगर इसके बारे में अलग अलग सोच सकते हैं, तो सोचो मुंबई में बैठा ऑफिसर, दिल्ली में बैठा ऑफिसर, कोलकाता में बैठा ऑफिसर, चेन्नई में बैठा ऑफिसर, ये इस प्रोविजन पे अलग अलग थॉट ले सकते कि नहीं ले सकते? भाई और बहनों जल्दी से बताओ, ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते कि नहीं ले सकते? और मैं पहली बता रहा हूं, आज तो तुमने बोल दिया, मेरी ड्राइंग पे अगर किसी ने नेक्स्ट टाइम कुछ किया ना, बहुत मारूंगा मैं। मॉडर्न आर्ट है बेटा, मॉडर्न आर्ट समझता नहीं है हर एक को। जब आप यहां बैठे बैठे इसका अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, एक जगह रह के अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, वो तो अलग अलग शहरों में बैठे हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे, ये तो बोलो। यस, इमेजिन एक लड़का और लड़की चैट कर रही है। यहां से बॉय, मेरे बाबू ने थाना थाया, थाना थाया की स्पेलिंग क्या होती है भाई? थाना थाया, ठीक है। इतने में बॉय लिखता, मैं आज रात आऊं, और गर्ल ने सिर्फ यस लिखा। समझ रहे हो किस लेवल की इंटरप्रिटेशनल दिक्कत आ सकती है? बात समझ रहे हो तुम कि किस लेवल की इंटरप्रिटेशनल दिक्कत है यहां पे? मेरे बाबू ने थाना थाया और मैं आज रात में आ जाऊं, गर्ल ने सिर्फ लिख दिया यस। अब आप क्या समझोगे बताओ? कितना इंटरप्रिटेशन ब्लंडर है वहां पे। अब मेरे जैसा कोई सीधा साधा बच्चा वहां पहुंच गया, कितनी तकलीफ है आप बताओ? समझ रहे हो आप बात को? मेरे जैसा कोई भोला भाला सीधा साधा लड़का वहां पहुंच गया, कितनी दिक्कत है। ऐसी चीजें होती है बेटा, यहां इंटरप्रिटेशनल दिक्कत होती है। यहां लड़कों को दिल पे जितनी चोट पहुंचती है ना, इंटरप्रेटर को भी बस उतनी ही पहुंचती है। बात समझ रहे हो? तो ये जो मेरे बाबू ने थाना थाया के चक्कर में ये इंटरप्रिटेशनल दिक्कत है। अब ये इंटरप्रिटेशनल दिक्कत ना हो या ये बढ़ ना जाए, इसके लिए क्या किया? व्हाट्सएप ने भी क्लियर कर दिया, भैया इस मैसेज को ऐसा राइट क्लिक करो तो आप पर्टिकुलरली उसका ही रिप्लाई करोगे। सरकार को भी जब इस तरीके की क्लैरिटी लेनी होती है, जब डिपार्टमेंट में क्लैरिटी चाहिए होती है, नहीं तो होगा क्या जरा समझना, डिपार्टमेंट में अगर क्लैरिटी ना रहे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। डिपार्टमेंट में अगर क्लैरिटी ना रहे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है? इमेजिन करो, राइट, इन अ डिफरेंट वे। इधर आओ बेटा, किसी ने डरना मत, ये मेरा रेगुलर स्टाइल है तो डरना मत। आपका पेट दुख रहा है, ठीक है? इमेजिन करना इंटरप्रिटेशन में दिक्कतों में क्या तकलीफ आती है, और अगर ये क्लियर नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जांपल आपको देखता हूं, ठीक है? सपोज एक व्यक्ति के पास में पेट दर्द हो रहा था, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर साहब बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है, बहुत पेट दर्द कर रहा है सर, बहुत पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर चेक करने के बाद, हाँ कुछ नहीं गैस है, चलो जाओ गैस है। वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, सेकंड ओपिनियन के लिए वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के तो बहुत जोर से दर्द है सर, बहुत जोर से दर्द है सर, बहुत दर्द है सर। उसने बोला ओहो ये तो एसिडिटी हो गई है, गैस नहीं है ये एसिडिटी है, मैं दवाई दे रहा हूं ले लेना ठीक हो जाएगा। वो तीसरे डॉक्टर के पास गया, तीसरे डॉक्टर बोला सर बहुत जोर से दर्द है सर, बहुत जोर से दर्द है सर, नहीं हो सकता सर, बहुत दर्द है सर। उसने बोला ओहो तुम्हारे तो पेट की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो चौथे डॉक्टर के पास गया, सर
बहुत दर्द है सर, बहुत दर्द है सर। डॉक्टर, माय फ्रेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तुम्हें वो हो गया जो नहीं होना था, एक्सट्रीमली सॉरी। आदमी का ना भरोसा उड़ जाएगा अगर 4 लोग उसको अलग अलग बातें कहने लग गए ना बेटा, इंसानियत से ना उसका भरोसा उड़ जाएगा। और आप तो कानून की बात कर रहे हैं, खुद कानून 4 अलग अलग बातें कर सकता है? खुद कानून 4 अलग अलग बातें कर सकता है? नहीं कर सकता। तो डिपार्टमेंट के अंदर में क्लैरिटी रहे, क्योंकि लेट्स से मुंबई वाला बोलता है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर अलाउ है, दिल्ली वाला बोलता है ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, कोलकाता वाला बोलता है अलाउ है, चेन्नई वाला कुछ बोलता ही नहीं। तो यहां पे एक राइट पिक्चर नहीं जाएगा, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा डिपार्टमेंट से, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा डिपार्टमेंट से। और इस चीज के लिए क्या लेके आते हैं बेटा? सर्कुलर लेकर के आते हैं। व्हाट इज सर्कुलर? सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट। नो डाउट इट इज अ क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट। It is internal to department. It is issued by CBDT. It is mandatory on department, not mandatory on assessee. It is mandatory on department, not mandatory on assessee. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट पे मैंडेटरी है भाई साहब, ये डिपार्टमेंट पे मैंडेटरी है, असेसी पे मैंडेटरी नहीं है। असेसी कोई भी इंटरप्रिटेशन ले सकता है ना, लॉ मेकर ने लॉ बनाया, मैं दूसरा इंटरप्रिटेशन ले सकता हूं, असेसी कैन मेक अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिपार्टमेंट के नॉट। यस, इसीलिए क्या लेके आते हैं बेटा? क्लैरिफिकेशन लेके आते हैं। ऑल सर्कुलर 6 months before the exam are relevant. All circular 6 months before the exam are relevant. डन जी? क्लियर? कितने वर्ड पढ़े भाई साहब हमने? कितने वर्ड पढ़े हैं? कितने पढ़े? ध्यान से सुनिए। पहला, आज हम लोगों ने सेक्शन क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, सारी चीजें पढ़ी। डन? ध्यान से सुनिएगा। अब आते इस पे, ये वाला पार्ट आप लिखो, पहले ये वाला पार्ट अब लिखो, उसी के नीचे ये बनाओ, हाउ लॉ वर्क्स।
एवरीबडी डन? किसी का बाकी होगा प्लीज निपटा लो। बाकी लोग जितने आपके सवाल है जितने भी है डाल दो। कॉन्सेप्ट वाइज आज हम यहीं पे पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे। लॉ इंप्लीमेंटर, डन है? चलिए, सो कॉन्सेप्ट वाइज अभी हम ब्रेक लेंगे। आते हैं कुछ सवालों के जवाब जो आज उठे हैं बच्चों को। पहला सवाल, सर सीबीडीटी सर्कुलर इशू करती है क्या? नहीं, सीबीआईसी भी इशू करती है। डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सर्कुलर सीबीडीटी देती है, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सर्कुलर सीबीआईसी देती है। दूसरा सवाल, सर ये सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सर ये क्या करता है? ये आज का टॉपिक नहीं है, हमारे परसों का टॉपिक है, तो ये आज शांत रखिए, सिर्फ नाम समझ लीजिए। आएगा सब कुछ, 8 दिन में आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा मेरे साथ वापस, ठीक है? अच्छा सर डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है, मतलब क्या? अगर डिपार्टमेंट सर्कुलर इशू करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज टू मैंडेटरीली फॉलो दैट सर्कुलर। लेकिन ये सर्कुलर असेसी फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। सर्कुलर की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो डिपार्टमेंट को उसे फॉलो करना ही होगा। असेसी उसे तभी फॉलो करेगा जब उसके बेनिफिट में होगा, नहीं होगा उसके बेनिफिट में वो फॉलो ही नहीं करेगा। सर पार्टनरशिप के पास सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? बेटा इसके पीछे का लॉजिक रीजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932। हालांकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आपके लॉ टीचर दे पाएंगे, मैं भी दर्शन सर से पूछना वो दे पाएंगे। सर 8 दिन के बाद जीएसटी कहां पे होगा? विशाल सर आपको बता देंगे, 6:30 बजे विशाल सर का लेक्चर है तो आप वो देख लेना। सर रेगुलर मैच में भी ऐसे ही राइटिंग टाइम मिलेगा ना? ऑब्वियसली ये एज गुड एज मैं रेगुलर बैच ही पढ़ा रहा हूं और ये जो लेक्चर रहेंगे यही एज इट इज पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में भी आएंगे। एनी अदर डाउट? कोई और डाउट मालिक? हु इज असेसी? 4 दिन बाद का सवाल है, सिंपल शब्दों में टैक्स पेयर। पर ये सवाल 4 दिन का है क्योंकि सिर्फ टैक्स पेयर पे वो डेफिनेशन खत्म नहीं होती। फेस टू फेस क्लासेस यही है पुणे के अंदर में, एज सच फेस टू फेस नहीं होने वाला बेटा अभी तो भी। इज दैट डन? चलो जी, थैंक यू सो मच आज के लिए। कल इसी समय यही यहां पे वापस मिलूंगा आप लोग को, राइट? तब तक के लिए आप अपने बाकी के दोस्त भी होंगे उनको भी लेकर के आ जाइए, उसको बोले टाइम वेस्ट करने से अच्छा आकर के बैठ जाए लेक्चर देख ले। यस सर टाइमिंग यही रहेगा, हम लोग 4 से 5:30 ही लेंगे। 4 से 5:30 का टाइम इज द बेस्ट टाइम, यही कंटिन्यू करते हैं। डन मालिक? थैंक यू सो मच,
बाय बाय, टेक केयर, बाय बोलो बच्चों।